हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के इस लेक्चर में। आज हम चर्चा करेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस के एक स्पेशल केस की, जिसको हम बोलते हैं कपल। कपल एक ऐसा सिस्टम है फोर्सेस का जिसमें दो पैरेलल फोर्सेस रहते हैं जो कि मैग्नीट्यूड में तो एकदम इक्वल रहते हैं, बट उनका सेंस जो है अपोजिट रहता है। अब यहां पर हमारे पास समस्या क्या आती है कि इनका रिजल्टेंट कहीं पर भी जीरो निकलता है, लेकिन फिर भी हमारा जो सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस कुछ ना कुछ मोमेंट उस पे देते ही हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट जीरो नहीं हो पाता, या हम इसको बोले कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट जीरो नहीं हो पाता है। आप देख सकते हैं ये दो फोर्सेस हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड F है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब यहां पर इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है दो फोर्सेस के बीच में, इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। अब चूंकि F फोर्स और दूसरा F फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये कुछ भी ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब किसी बॉडी को अगर डिस्प्लेस करना हो तो ये डिस्प्लेस यहां से यहां A से B या B से A पे डिस्प्लेस नहीं करेंगे, बट उसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस करेंगे, यानी उस बॉडी को अपने एक्सिस पे स्पिन कर देंगे या रोटेट कर देंगे। इसके बहुत हम अपने कॉमन लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि चाबी इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। चाबी अपनी जगह पर ही रहती है और आपका उंगली और अंगूठा उसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाता है, और आपका जो लॉक है वो लॉक हो जाता है और अनलॉक करने में अपोजिट डायरेक्शन में आपका लगाता है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग। आप गाड़ी के स्टीयरिंग को आप पकड़ते हैं दोनों हाथों से, कभी आप उसको लेफ्ट टर्न करते हैं, कभी आप राइट टर्न करते हैं। तो आप ये लेफ्ट टर्न और राइट टर्न नहीं करते, उस स्टीयरिंग को आप रोटेट करते हैं या स्टीयरिंग को अपने एक्सिस पे स्पिन करते हैं, और अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से आप दो इक्वल एंड अपोजिट उस पे फोर्सेस लगाते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हैं आपका गाड़ी का जो है आपके टू व्हीलर का हैंडल। टू व्हीलर के हैंडल को भी आप अपने दोनों हाथों से फोर्स लगाते हैं, एक हाथ से आप और इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं साइकिल का पेडल या आपके पेडल बोर्ड का पेडल, उसको भी आप अपने दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जो कि एक फिक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए रहते हैं। तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो होता है, लेकिन इसका मोमेंट जरूर होता है, और इसका मोमेंट रहता है आपका किसी भी एक फोर्स को उसकी आर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। कपल की आर्म मल्टीप्लाइड बाय द वन ऑफ द फोर्स इज द मोमेंट ऑफ द कपल। अब इसका जो डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, वो हम सिर्फ इंस्पेक्शन से ही पता कर देते हैं। जैसे आपने स्टीयरिंग लिया, अब स्टीयरिंग को अगर आपने लेफ्ट टर्न किया या क्लॉकवाइज घुमाया, तो हम बोलेंगे कि उस स्टीयरिंग पे क्लॉकवाइज मोमेंट अप्लाई हुआ। अगर हमने स्टीयरिंग को एंटी क्लॉकवाइज से मूव किया, तो हम बोलेंगे उस पे हमने एंटी क्लॉकवाइज कपल अप्लाई किया। अगर की को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम बोलेंगे की पे हमने क्लॉकवाइज कपल अप्लाई किया। अगर की को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हम बोलेंगे की पे हमने एंटी क्लॉकवाइज कपल अप्लाई किया। लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार बात है, जो कपल का मोमेंट है वो पॉइंट की लोकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मान लीजिए अगर आप ए पॉइंट के अलोंग आपका कपल का मोमेंट निकाल रहे हैं, अब अगर आपका ए पॉइंट यहां पर है या ए पॉइंट यहां पर है या ए पॉइंट इन बिटवीन कहीं पर है, आपका कपल का मोमेंट आर्म इंटू फोर्स ही आएगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका ए पॉइंट का दूरी लेफ्ट हैंड फोर्स से है D1 और राइट हैंड फोर्स से इसकी दूरी है D2। अब आपका जो D2 माइनस D1 बराबर होगा आर्म ऑफ द कपल। अब आप मोमेंट अबाउट ए लीजिए लेफ्ट हैंड फोर्स का, मान लीजिए M1 इज इक्वल टू F। अब आप ए के अबाउट इन दोनों फोर्सेस के मोमेंट लीजिए। आपका F फोर्स जो है ए के अबाउट मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो माइनस F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1, और आपका जो ये वाला राइट हैंड फोर्स है F, ये एक ए के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, तो प्लस FD2। तो MA हो गया आपका FD2 माइनस D1 दैट इज इक्वल टू FD, बिकॉज यहाँ D2 माइनस D1 इज इक्वल टू D।
अब हम दूसरा केस देखते हैं जहां पर हमारा जो ए पॉइंट है वो कपल के राइट हैंड पे है। अब यहां पर हमारा जो पॉइंट ए है वो राइट हैंड पे है और इसका लेफ्ट हैंड फोर्स से जो डिस्टेंस है वो d1 है और राइट हैंड फोर्स से हमारा जो डिस्टेंस है d2 है। अब हम मोमेंट अबाउट ए लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मोमेंट अबाउट ए, ये जो आपका राइट हैंड फोर्स है ए के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, इसलिए इसका मोमेंट आएगा -f इंटू d2 और आपका जो लेफ्ट हैंड फोर्स है वो ए के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दैट इज प्लस f इंटू d1। f की वैल्यू आ गई f इंटू d1 माइनस d2 दैट इज इक्वल टू f d, बिकॉज d इज इक्वल टू d1 माइनस d2। अब हम अपना तीसरा केस लेते हैं जब हमारा a जो है वो दोनों फोर्सेस के इन बिटवीन कहीं पर है, जो कि लेफ्ट हैंड फोर्स से d1 की दूरी पर है और राइट हैंड फोर्स से d2 की दूरी पर है। अब हम इसके मोमेंट अबाउट a लेके देखते हैं कि अब क्या पोजीशन बनती है। अब आप देख सकते हैं जो ये वाला जो लेफ्ट हैंड फोर्स है वो a को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, आपका जो राइट हैंड फोर्स है वो भी a को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो m इज इक्वल टू f d1 प्लस f d2 दैट इज इक्वल टू f इनटू ब्रैकेट d1 प्लस d2। नाउ यहां पर आप देख सकते हैं d1 प्लस d2 इज इक्वल टू d दैट इज इक्वल टू f d दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल। तो कोई भी केस हो, आपका पॉइंट कहीं पर भी हो, आपके कपल का मोमेंट चेंज नहीं होगा। आपके कपल का मोमेंट सिर्फ दो चीजों पे निर्भर करता है, एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे और दोनों फोर्सेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। आपके फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो आपके कपल की मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो आपके कपल के मोमेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अदरवाइज आपका जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हैं वो पॉइंट आप कहीं पर भी रख दीजिए, आपके कपल का मोमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कपल। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। अब कपल की कुछ विशेषताएं रहती हैं, उसमें एक बात ये रहती है कि कपल जो है वो किसी भी फोर्स से बैलेंस नहीं होता है। अगर कपल को इक्विलिब्रियम में लाना होगा तो हमको उसके इक्विवेलेंट कपल से ही इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा, अगर क्लॉकवाइज कपल है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको एंटी क्लॉकवाइज कपल लगाना पड़ेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल है तो हमको उसको बैलेंस करने के लिए क्लॉकवाइज कपल लगाना पड़ेगा, जिसका की मोमेंट सेम होना चाहिए। कपल की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि बहुत सारे कपल्स को हम एक सिंगल इक्विवेलेंट कपल से भी डिनोट कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि उन सारे कपल्स का मोमेंट का जो अलजेब्रिक सम है वो आपके इस इक्विवेलेंट कपल के मोमेंट के बराबर होगा, तो वो एक अकेला कपल उन सारे कपल्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, जैसा कि फोर्स के केस में रिजल्टेंट से होता है। इस बात को हम एक छोटे से फिगर से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके दो कपल हैं F1 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D1, और दूसरा कपल है F2 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस D2। ये दोनों कपल इस एक कपल से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसकी जो शर्त है वो ये इस कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। तो वो शर्त ये है कि अगर m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, जबकि m1 की वैल्यू आपको पता है फोर्स इंटू आर्म F1 D1 और m2 की वैल्यू है आपकी F2 D2 और m की वैल्यू है आपका फोर्स इंटू आर्म FD। अगर ये m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 हो गया या FD इज इक्वल टू F1 D1 प्लस F2 D2 है, तो ये जो आपका कपल है ये इन दोनों कपल को अकेला रिप्रेजेंट कर सकता है। इसको हम नंबर ऑफ कपल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं एडिशन ऑफ कपल्स की। जो कपल का एडिशन है वो एकदम मोमेंट के जैसा ही चलता है, जैसे मोमेंट्स में हम एडिशन करते हैं उसी तरह से कपल्स में भी एडिशन करते हैं। अगर क्लॉकवाइज कपल को क्लॉकवाइज कपल में ऐड करेंगे तो टोटल कपल का रिजल्टेंट जो आएगा वो क्लॉकवाइज ही आएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल में एंटी क्लॉकवाइज जोड़ेंगे तो दोनों कपल्स का जो सम आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आएगा। और अगर एक क्लॉकवाइज कपल को एंटी क्लॉकवाइज से बैलेंस करेंगे तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल के मोमेंट ज्यादा होगा, तो उस डायरेक्शन में कपल चला जाएगा रिजल्टेंट कपल।
और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का वैल्यू ज्यादा होगा, एंटी क्लॉकवाइज कपल का वैल्यू कम होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा कपल एक्ट करेगा। आइए अब इस बात को हम समझते हैं। ये हमारे पास 3 कपल है। एक तो F1D1 मोमेंट वाला कपल है, एक F2D2 मोमेंट वाला कपल है और एक F3D3 मोमेंट वाला कपल है। अब हमारे पास हमको ये दिखाना है, ये शो करना है कि दोनों कपल का जो एडिशन है वो कैसे होता है। अब मान लीजिए जो आपका F2 फोर्स जो है वो F3 फोर्स के बराबर है। मान लीजिए आपका फोर्स F2 है वो F3 के बराबर है, बस उसका हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया। डायरेक्शन हम ऐसे ले आए कि जिससे उसका वो डायरेक्शन F1 के डायरेक्शन में आ जाए। अगर F2 फोर्स F3 फोर्स के बराबर है तो दोनों का मोमेंट भी बराबर आएगा। M3 इज इक्वल टू M2। M3 की वैल्यू होती है F3D3 और M2 की वैल्यू होती है F2D2। इसलिए आपकी वैल्यू आ गई F3 की F2D2 अपॉन D3। अब हम इन दोनों कपल्स को ऐड करते हैं। अब हम इसका एडिशन करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये आपका कपल, ये वाला कपल ये हो गया F1D1 F1 और ये वाला कपल हो गया आपका F3D1 F3, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू जो रखी है D3 को D1 के बराबर रखा है। अब आप करेक्टेड वैल्यू आप F3 की ये ले लीजिए। अब इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, देखिए अब ये सिस्टम ऑफ कपल का इक्विवेलेंट हो गया F1 F3 जो भी सेम डायरेक्शन में, उसको हमने एक जगह पर रख दिया F1 प्लस F3 और F3 और F1 एक जगह पर रख दिया। अब आपका ये फिर से एक कपल बन गया। अब इसका मोमेंट आप देख सकते हैं, ये इसका मोमेंट आ जाएगा। अब यहां पर वैल्यू आ गई F1D1 प्लस F3D1 दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M3। बट पहले ही हमने बता दिया कि M3 बराबर M2 के है, तो M बराबर हो गया M1 प्लस M2। मतलब ये जो कपल है वो आपके दो कपल F1D1 और F2D2 को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम एडिशन बोलते हैं। अब यहीं पर अगर हमारे जो कपल है, ये जो सिस्टम ऑफ फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में होता, एंटी क्लॉकवाइज होता, तो यहां पर आपके M1 माइनस M2 हो जाता। सिंपल। चलिए अब आपने एडिशन समझ लिया इसका। अब हम किसी भी फोर्स को एक कपल के रूप में भी शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। नाउ कोई भी फोर्स है वो कपल के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान लीजिए AB एक बीम है जिसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है F। अब अगर हम चाहते हैं कि इसको किसी इक्विवेलेंट कपल से रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हम कपल के रूप में फोर्स को शो करना चाहते हैं वहां पर हमको एक इक्वल एंड अपोजिट दो फोर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा और हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम इसका डिस्टर्ब नहीं होगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो आपका सिस्टम सिर्फ एक सिंगल फोर्स का था वो एक कपल और एक फोर्स से रिप्रेजेंट हो जाता है। उसी पॉइंट पर जो कि B से D1 की दूरी पर है तो एक फोर्स F लग जाता है और एक क्लॉकवाइज कपल FD1 लग जाएगा जिसका कि मोमेंट FD1 है। नाउ दिस सिंगल फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स एंड कपल बट एट डिस्टेंस D1। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज देखा कि कपल क्या होता है, कपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और कपल और फोर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या रहती है। आशा है आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा और आपने अपने जो भी समस्या थी कपल को लेकर वो आपने सुलझा ली होगी। पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, इसको फटाफट लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिले मेरे नए लेक्चर्स का, तो आप जल्दी से मेरे चैनल डेली इनोवेशंस फॉर लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जब तक आप देखते रहिए मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग सर्वे के लेक्चर्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।